ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग का आज 7वां दिन है। पिछले 6 दिनों से लगातार जंग चल रही है। तेहरान के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है और अब कुछ नई अपडेट सामने आई हैं। क्या है वो अपडेट्स, जानेंगे आज। तो सबसे पहले अपडेट आ रही है कि आईआरजीसी जो है, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उनके नए कमांडर जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। साजिद, आप बताइए कि कौन है नए कमांडर। रिया अहमद वाहिदी को आईआरजीसी का मुखिया नियुक्त किया गया है, चीफ नियुक्त किया गया है। अभी देखा था हमने जब 28 फरवरी 2026 को हमलों की जब शुरुआत हुई थी, जिसमें सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या कर दी गई थी, उसी वक्त उसी हमले में जो आईआरजीसी के पूर्व चीफ थे, मोहम्मद पॉकपॉर नाम था उनका, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसके बाद से लगातार यही सवाल उठ रहे थे कि आईआरजीसी का नया चीफ कौन होगा, क्योंकि आईआरजीसी की अब इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत भूमिका बढ़ जाती है। क्योंकि ट्रम्प का भी देखिए बार बार बयान आया, आज फिर ही बयान आया उनका कि हम इम्यूनिटी देने के लिए राजी हैं आईआरजीसी को, अगर वो हम माफी दे देंगे अगर वो हथियार डाल दें। तो आईआरजीसी की तरफ से बयान आ रहा है कि हम कोई माफी नहीं मांगेंगे, हम लगातार लड़ाई करेंगे। इसीलिए अहमद वाहिदी का एक नए चीफ के तौर पर चुना जाना बहुत अहम खबर है। वो इसलिए भी अहम है क्योंकि हमने देखा है कि हमास के केस में भी आप देख लीजिए कि जब नई लीडरशिप बदलती थी वहाँ पे, तो उनका असासिनेशन कर दिया जाता था, उनकी हत्या कर दी जाती थी। तो इस जंग के बीच में अहमद वाहिदी का नाम नियुक्त करना और एलानिया तौर पे बताना एक आईआरजीसी की टैक्टिक्स भी दिखाता है कि वो डर नहीं रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं। ठीक है, अहमद पॉकपॉर इसके पहले आईआरजीसी के चीफ हुआ करते थे, जिन्हें अभी 28 फरवरी को 2026 को मार दिया गया। जून 2025 में जब मिडनाइट हैमर हुआ था, अमेरिका और इसराइल ने मिलकर बमबारी की थी, उस टाइम हुसैन सलामी आईआरजीसी के चीफ हुआ करते थे, उन्हें मार दिया गया था। तो ये तीसरी लीडरशिप है, कुछ ही महीनों के अंतराल में हम देख रहे हैं। अहमद वाहिदी के बारे में और मैं आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग बता दूं कि ईरानी जो आर्मी है, उसके डेप्यूटी चीफ ये हुआ करते थे। और इब्राहिम रईसी जो पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनके हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी, उनके कार्यकाल में ये गृह मंत्री भी रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने अभी बताई, ईरानी आर्मी के डेप्यूटी होना, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं रिया। और जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, जब ये जंग शुरू हुई थी, ईरान पर जब अटैक किया गया था, तो ये कहा जा रहा था कि रिजीम चेंज कराना है। अभी भी रिजीम चेंज तो मुख्य बात बनी ही हुई है। तो ये कहा गया था कि कौन-कौन से तरीके अपना सकते हैं अमेरिका और इसराइल, है ना? जिसमें से कुर्द वाली कुछ थ्योरी आ रही थी, कुछ ये आ रही थी कि खुद ही वहाँ के लोग रिवोल्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ होता नज़र नहीं आया। तो फिर एक थ्योरी ये भी चल रही थी, कुछ एक्सपर्ट इस पे बात कर रहे थे बड़ी गंभीरता के साथ, कि हो सकता है ट्रम्प और इसराइल आईआरजीसी वर्सेस ईरान की आर्मी कराने की कोशिश करें। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि आईआरजीसी है आइडियोलॉजिकल ड्रिवन। आईआरजीसी बनाई है गया था इनकलाब की रक्षा के लिए, जो रेवोल्यूशन हुआ था उसकी रक्षा इस्लामिक के लिए बनाया रेवोल्यूशन। गया था, है ना? 79 में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसकी रक्षा के लिए। और ईरान की आर्मी तो पहले से थी, है ना? शाह के दौर से थी, लेकिन हाँ। शाह के दौर में भी वो लॉयल नहीं रही थी। तो इसलिए फिर जब इस्लामिक रिजीम आया, खुमैनी ने जब क्रांति की, तो बोली कि नहीं यार, उन्होंने बोला कि नहीं यार, ऐसा अगर आगे भी हुआ तो सेना तो रिवॉल्ट कर सकती है, इसलिए आईआरजीसी बनाया गया था। तो अभी ये कहा जा रहा था कि चूंकि ईरान की आर्मी लेस आइडियोलॉजिकल ड्रिवन है, तो हो सकता है कि वो रिवोल्ट कर दे। लेकिन अब ये जो आए हैं अहमद वाहिदी, है ना, वो ईरान की सेना के डेप्यूटी रह चुके हैं और वहां से इनको आईआरजीसी में लाया गया। तो इससे ये समझ में आता है कि ईरान की सेना में और आईआरजीसी में बहुत बड़ी कोई ऐसी फूट अब तक तो नजर नहीं नहीं आ आ रही। रही है। और इनका इतिहास भी रहा है, कुछ फोर्स में रहे हैं ये 1988 से 1997 तक कुछ फोर्स में इन्होंने काम किया। कुछ फोर्स वही है, आईआरजीसी की कई सारी चार चार शाखाएं होती हैं मेन रूप से, है ना? उसमें से जो कुछ फोर्स है वो देखती है फॉरेन मिनिस्ट्री का, आप काम समझ लीजिए। आईआरजीसी की बात कर रहा हूँ, ईरान की नहीं। आईआरजीसी में जो बाहरी मामलात होते हैं ना, वो कुछ फोर्स देखती थी। तो कुछ फोर्स की भी नेतृत्व किया करते थे। कुछ फोर्स का काम ये है कि जितने भी इनके प्रॉक्सीज हैं, हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, हाँ। हूती हो गया, इनको फंडिंग देना, उनके लीडर से मिलना। कासिम सुलेमानी इसके प्रमुख हुआ करते थे कुछ फोर्स के, जिनकी 2020 में अमेरिका ने बमबारी से बमबारी से हत्या कर हत्या दी कर थी। दी। तो ये अहमद वाहिदी का नाम निकल कर आया है अब तक, और मुखिया ये बना दिए गए हैं आईआरजीसी के। जी। इसके बाद एक जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। इस पर अलग-अलग सॉरी। प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, लेकिन दोनों आर्मीज ने अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया कि इजराइल ने एक
हेलीकॉप्टर की पेंटिंग को बॉम्ब किया है। कहा जा रहा है कि ईरान ने एक हेलीकॉप्टर की पेंटिंग बनाई थी, वो टैक्टिक यूज किया था, जिसके कारण इजराइल ने गलती से उसी पेंटिंग पर बॉम्ब गिराया है। अभी तक इजराइल की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया है कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं, ना ही ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या ये टैक्टिक्स पहले भी इस्तेमाल किए गए हैं वॉर में? हाँ रिया, इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती रही हैं। हमने रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखा है कि रशिया ने अपने एयर बेसिस पे ऐसे फेक पेंटिंग्स बनाए थे छलावा देने के लिए, ताकि सैटेलाइट से ऐसा नजर आए कि वहाँ पे कोई एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है, माफ कीजिएगा एयरक्राफ्ट खड़ा है या फिर हेलीकॉप्टर खड़ा है, इस तरीके की चीज़ें वहाँ खड़ी हैं ताकि वो बॉम्बिंग कर सकें, छलावा की तरह इस्तेमाल हो सके। तालिबान इसका इस्तेमाल किया करता था, फेक पेंटिंग बनाया करता था। लेकिन अगेन जैसा आपने कहा, फिर मैं वही बात दोहराना चाहता हूँ कि अभी तक जो वीडियो ट्विटर पे वायरल है और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल है, उसकी तस्दीक नहीं की जा सकती कि वो सच है कि नहीं है, वो पेंटिंग फेक थी कि नहीं थी। अलग अलग थ्योरी चल रही है, अलग अलग डिबेट है, लेकिन उसका कुछ अभी पुष्ट कोई जानकारी नहीं आई है। तीसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि अमेरिका के खर्चे को लेकर बहुत ज्यादा बात हो रही है। थार्ड पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उन पे कई कई मिलियन डॉलर्स की मिसाइलों का यूज हो रहा है, हाँ, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब अमेरिका सस्ते ऑप्शंस की तरफ भी बढ़ रहा है। तो अब तक कोई रिपोर्ट सामने आई है जो बता सके कि अमेरिका का कितना खर्चा इस जंग में हो गया हो? शुरुआती 100 घंटों में 3.7 बिलियन डॉलर का, मतलब भारतीय रुपए में 35 से 36 हजार करोड़ रुपए का खर्चा शुरुआती 100 घंटों में ही हो गया था। और इसके अलावा भी जब ये माहौल बना रहे थे, सैन्य तैनाती कर रहे थे, तब भी ये, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर जो अब्राहमिक लिंकन हाँ, उसका मेंटेनेंस भी बहुत उसका भी बहुत आता है। अब पूरा का पूरा कैरियर आप चला रहे हैं, खर्चा होता है लोगों का, वहाँ हजारों लोग रहते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर में आप देखिए कि बहुत सारे जेट्स रहते हैं, उनकी फ्यूलिंग करना पड़ता है, मतलब बहुत खर्चे आते हैं। और आप डिफेंस मिसाइलें जब वहाँ पे बैटरीज लगाई जाती हैं, इन सब का खर्चा होता है। तो उस खर्चे के अलावा मैं सिर्फ जब से हमला शुरू हुआ है तब से बता रहा हूँ, 100 घंटे का 3.7 बिलियन डॉलर, मतलब 35 से 36 हजार करोड़ रुपए खर्चा आया है। इस पर हमने एक वीडियो भी की है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे लिंक देंगे, डाल उसमें देंगे उसका। विस्तार से हमने इस पर बात की थी। तीसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कहाँ कहाँ हमले हुए हैं, उसके बारे में कोई अपडेट बता दें। कोई नई तरह की कोई ऐसी अपडेट नहीं है ये रिया, बस ये बताया गया है कि रात भर कल इंटेंस बमबारी हुई है पूरे तेहरान में। तेहरान के अलावा और भी कुछ शहरों में हमले हुए हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाकों में हमला हुआ है, लेबनान में हमला हुआ है। लेबनान में हमला लगातार जारी है, क्योंकि हमने देखा था 28 तारीख से ही लेबनान में उन्होंने हमला शुरू कर दिया था। वहाँ 40 करीब लोग मारे गए हैं, और कल का ही जो आंकड़ा था वही अभी हम बता पाएंगे, 1232 लोग ईरान में मारे गए हैं। और हाँ, कुछ मिलिट्री एकेडमी है, एक मिलिट्री एकेडमी है तेहरान में, वहाँ पे शहर के बीचों बीच में मिलिट्री एकेडमी, वहाँ पे भी हमले की खबर आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर बहुत सस्पेंस बना हुआ है। अयतुल्ला खमेनेई की मौत के बाद ये कहा जा रहा है कि उनके बेटे मोज्तबा खमेनेई जो है वो बनेंगे, और भी बहुत सारे नाम आ रहे हैं, लेकिन ईरान जो है वो डिनाई कर रहा है जितने भी क्लेम्स हैं। अब ट्रम्प का भी कुछ बयान आया है सुप्रीम लीडर के इलेक्शन को लेकर, तो उस पर क्या? मुस्तफ़ा ख़ामेनी जो उनके बेटे हैं, सुप्रीम लीडर जो थे आयतुल्ला ख़ामेनी उनके बेटे हैं, उस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। अली रेज़ानी पर तो चर्चा थी ही, लेकिन ट्रम्प का आज ये बयान आया है कि अगर मुस्तफ़ा ख़ामेनी को चुना जाता है तो ये एक सही कदम नहीं होगा, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, और धमकी भरे अंदाज में बेसिकली उन्होंने कहा है। और ट्रम्प ने ये भी कहा है कि जो भी लीडर चुना जाएगा अगला ईरान का, उसमें मेरी होना चाहिए, मेरी मर्जी होनी चाहिए। तो ट्रम्प ने ये कहा है। और रजा शाह पहलवी भी रज़ा शाह पहलवी जो प्रिंस कहे जाते हैं एग्जाइल ईरान के, वो एग्जाइल में अमेरिका में ही, लेकिन उनको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब श्योरिटी नहीं नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है अमेरिकी प्रशासन। और ये बीबीसी की खबर मैं देख रहा हूँ, ट्रम्प एक्सप्रेसेस डाउट ओवर ईरान्स एग्जाइल्ड क्राउन प्रिंस, मतलब व्हाइट हाउस में इस तरह की चर्चा है कि उनको बहुत ज़्यादा सीरियस ऑप्शन के तौर पर अभी फ़िलहाल नहीं देखा जा रहा है ईरान में, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा समर्थन भी नहीं है ईरान में। और हालांकि वो इंटरव्यूज लगातार दे रहे हैं। हाँ, और एक खबर ये भी आई थी ना रिया कुछ दिन पहले, कि उनका जो सोशल मीडिया का पूरा बज़ बना हुआ है, इसराइल ने उनका सोशल मीडिया कैंपेन फंड किया हुआ था, ये खबर आई थी कुछ दिन पहले। तो ग्राउंड में उनके प्रति बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं है। हो सकता है कि अगर अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन अपने पसंद का कोई कैंडिडेट बनाना चाहे तो वहीं के लोगों से बात करनी पड़ेगी, बाहर से किसी को भेजना या प्रिंस को भेजना बहुत मुश्किल लगता है फिलहाल तो ये। ठीक है, और रिजीम चेंज को लेकर भी ईरान ने कुछ बयान दिए हैं, और ये कहा जा रहा है क्योंकि ट्रम्प तो चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो, लेकिन उनकी तरफ से भी कहा गया है कि
अगर बूट्स ऑन ग्राउंड वाली सिचुएशन आएगी तो हम उसका सामना करेंगे और हम वेट कर रहे हैं कि कब बूट्स ऑन ग्राउंड वाली सिचुएशन आती है। आईआरजीसी ने भी कहा है, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी कहा है, और प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने भी कहा है कि आप आइए, अगर हमसे लड़ना है तो ग्राउंड पे आइए, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ये इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी को बॉम्ब करने की भी बातें चल रही हाँ, एक वहाँ पे इसराइल में डिमोना न्यूक्लियर साइट्स है। तो ईरान ने आज कहा है कि अगर आप हम पर हमले लगातार जारी रखते हैं, इंटेंस हमले करते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं, तो हम डिमोना न्यूक्लियर साइट्स पर भी हमला करेंगे। यहाँ पे दर्जनों की संख्या में बताया जाता है कि परमाणु जखीरे हैं। यस, परमाणु जखीरे, परमाणु बम यहाँ पे हैं। दिस इज एन ओपन सीक्रेट। इसराइल के पास करीब 90 से 100 परमाणु बम कहा जाता है कि उनके पास है, और आईईए के लोगों को भी ये परीक्षण करने, निरीक्षण करने नहीं आने देते हैं अपने यहाँ पे, और इनके पास परमाणु बम है। और इसी पर कहा ईरान ने कि अगर हम पर हमले जारी रहते तो हम डिमोना न्यूक्लियर साइट्स पर भी हमले करेंगे। उसके अलावा कुछ पॉलिटिक्स को लेकर भी बहुत चल रहा है। अच्छा, क्योंकि नेतन्याहू इतने सालों से वॉर में देश को झोंका हुआ है, तो उनकी पॉलिटिक्स को लेकर भी बहुत बातें हो रही हैं कि क्या जनता अब सच में चाहती है कि नेतन्याहू रहे या ना रहे लीडर। हाँ, इसके ये तो मतलब वहाँ के सर्वेस में पता चली कि ये बात, हमें सर्वेस देखना पड़ेगा कि उनकी रेटिंग बढ़ रही है कि घट रही है। ट्रम्प की रेटिंग घट रही है, हम ये बता सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ट्रम्प की तरफ से यह आ रही है कि उन्होंने जो इसराइल के प्रेसिडेंट उनको कहा है कि आप नेतन्याहू को माफ़ कीजिए, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं उस पर लगातार जो विपक्ष है और नेतन्याहू को घेर रहा था। लेकिन ट्रम्प जब वहां भी गए थे, नेसेट जो उनकी संसद को कहा जाता है, वहां पे भाषण दिया था, तब भी बोला था कि प्रेसिडेंट आप माफ कीजिए नेतन्याहू को, क्योंकि नेतन्याहू उनके बेस्टी हैं, बेस्ट फ्रेंड है, अच्छे दोस्त माने जाते हैं। तो अब ये फिर से ट्रम्प ने बात दोहराई है कि ट्रम्प नेतन्याहू को माफ करो और जंग लड़ने दो, ताकि वो जंग लड़ सकें। तो एक अपडेट ये था। उसके अलावा कुछ सिविलियन साइट्स पे आपने शुरू में पूछा था ना, तो 35,000 ईरान के जो घर हैं वो नष्ट कर दिए गए हैं। 528 ऐसे इलाकों पे जहाँ कमर्शियल यूज़ के लिए कुछ दुकानें हो सकता है, सर्विस सेंटर हो सकते हैं, 528 कमर्शियल स्थानों को टारगेट किया गया है। 3,000 से ज़्यादा घर नष्ट कर दिए गए हैं, और 14 मेडिकल फैसिलिटीज़ को भी नुकसान हुआ है, उनको भी नष्ट किया गया है। एक इराक में जो कुछ प्रो ईरानी मिलिशिया हैं, उन्होंने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले करने की कोशिश की है, ये भी खबर आई है। और यूनिसेफ ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में, मतलब जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, 200 बच्चे मार दिए गए हैं पूरे मिडिल ईस्ट में। ठीक है, तो ये थी जंग से जुड़ी जितने भी अपडेट्स। रिया, 2-3 अपडेट्स और कुछ छूट रही हैं, वो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ट्रम्प ने एनबीसी को कहा है कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड की फिलहाल तैयारी नहीं कर रहे हैं, मतलब बूट्स ऑन ग्राउंड हमें बहुत जल्दी होते नहीं दिखेगा। और इसराइल के आर्मी चीफ ने कहा है कि हम अगले चरण में, जो हमारा हमला है वो अगले चरण में जा रहा है, और हम सरप्राइज करेंगे। क्या करने वाले हैं वो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हम सरप्राइज करेंगे। इम्यूनिटी आईआरजीसी को मिलेगी, ये बात तो हमने करी दी है। उसके अलावा वाहिदी की हमने बात कर ली, मुस्तफ़ा ख़ामेनी की बात कर ली, और कॉन्फ्लिक्ट जारी है। जो भी हमारी अपडेट्स होंगी वो आपको लगातार खबरगांव पर मिलती रहेंगी, और हम राजदूत में भी एनालिसिस इसका लेकर आएंगे। और सारी अपडेट्स के लिए आप खबरगांव देखते रहिए। बाय बाय फ्रॉम रिया एंड फ्रॉम साजिद।